एक देश जिसमें एक राजा रहता था, उसका एक पुत्र था जो बहुत ही ज्ञानी था। वह सारी विद्याओं को भी जानता था। उसकी शादी एक सुंदर ज्ञानी राजकुमारी से हो जाती है, जिसके बाद दोनों एक राजमहल में खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि मैं बहुत ही बुद्धिमान पुरुष हूँ और ज्ञान में हमारी बराबरी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। हम दुनिया की सारी विद्याओं से परिचित भी हैं। इसी पर राजकुमारी उत्तर देती है कि मैं जानती हूँ कि आप सारी विद्याएं सीखे हैं, परंतु फिर भी आप एक विद्या नहीं जानते हैं। इस बात पर राजकुमार कहता है कि ऐसी कौन सी विद्या है जो मुझे नहीं पता। राजकुमारी फिर उत्तर देती है कि आप तिर्या चरित्र की विद्या नहीं जानते। राजकुमार भी इस विद्या को ग्रहण करना चाहता था, इसलिए वह कहता है कि उसे यह विद्या कहाँ से प्राप्त होगा। राजकुमारी हंसकर उत्तर देती है, तिर्या चरित्र की विद्या तिर्या जगह ही प्राप्त हो सकती है। जिसके बाद राजा उस तिर्या चरित्र को सीखने वाले व्यक्ति को खोजने के लिए अपने घोड़े के साथ निकल पड़ता है। वह सभी से पूछता है कि तिर्या चरित्र की विद्या कौन सिखाता है। सभी राजकुमार से हंसते हुए यही कहते हैं कि तिर्या चरित्र की विद्या तिर्या के पास ही तो मिलेगी। राजकुमार यह सभी बातों को राजकुमारी को बताता है और कहता है कि अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मुझे इस विद्या को बिना सीखे नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद राजकुमारी कहती है कि मैं जैसा जैसा कहती हूँ आप वैसा वैसा करते जाइए। जिस पर राजकुमार भी हाँ कह देता है। राजकुमारी कहती है कि आप रोज रात में गांव में चोर बनकर घूमिए और जो कुछ भी होता है उसे आकर मुझे बताइए। अब राजकुमार रोज रात में घूमता और अपनी राजकुमारी को यह सारी घटनाओं को बताया करता था। एक रात वह एक व्यापार सौकड़ा का बेटा से कहते सुनता है कि वह व्यापार के लिए बाहर जा रहा है और मेरे वापस आने तक तुम्हें अकेले ही रहना होगा, इसलिए अपना सास ससुर का सेवा करना, मैं 3 महीने बाद लौट आऊँगा। सुबह उठते ही नौकर के साथ वह व्यापार के सामानों को घोड़े में लाद कर और गांव से निकल पड़ता है और यह सारी बात राजकुमार आकर अपनी पत्नी राजकुमारी को बता देता है। फिर राजकुमारी कहती है कि रोज रात को उस सवाइन के घर के पीछे छिपे रहिए, आपको तिर्या चरित्र की विद्या प्राप्त हो जाएगी। अब राजकुमार रोज रात को सवाइन के घर जाता और इसी क्रम में वह पाता है कि सवाइन एक थाली में पकवान लेकर घर से निकलती है। वह देखता है कि सवाइन मठ में जाती है और साधु के आगे थाली रख देती है, जिसे देखकर साधु बहुत खुश हुआ और सवाइन को रोज आने को कहता है। इस तरह सवाइन रोज रात पकवान लेकर आती रही, उसके साथ बात करती और आधी रात को घर आ जाती। ऐसे ही 3 महीनों तक चलता रहा और उसका पति घर लौट आया। जिसके बाद सवाइन का साधु के पास जाना मुश्किल हो गया। सवाइन सभी कामों को करने के बाद साधु के पास जाती थी। उधर साधु भी सवाइन के इंतजार में भूखे रहता था। जब सवाइन साधु के पास पहुंची तो सवाइन उसे सारी बात बताती है। इस पर साधु कहता है कि मुझे विश्वास नहीं है और सवाइन को शराब देने की बात कहता है। सवाइन रोते हुए कहती है कि आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। साधु सवाइन को हथियार देते हुए कहता है कि तुम जाकर अपने पति का सर काट लाओ। सवाइन घर जाती है और अपने सोए हुए पति का सर काटकर साधु के पास ले जाती है, जिसे देख साधु कहता है दूर हो हत्यारी, और साधु उसे लात मारकर बाहर निकाल देता है।
सवाइन उस सर को अपने घर ले जाती है और धड़ के पास रखकर चिल्लाती है कि किसने मेरे पति का सर काट दिया। सारे गांव वाले उसकी आवाज़ सुनकर जमा हो गए और सुबह उसके क्रियाक्रम की तैयारी की गई। ये सारी बात राजकुमार राजकुमारी को बता देता है और राजकुमारी कहती है कि जाइए और देखिए कि शव जलाने वाले घाट में क्या होता है। राजकुमार घाट जाता है और देखता है सारी तैयारी हो चुकी थी और जैसे ही आग जोर हुआ वैसे ही सवाइन सज संवर कर सती होने गई, जिसे राजकुमार देखकर अचरज किया। तो सवाइन बोली, आप मेरे बहन के पास जाइए जो सूखे तालाब में पानी भरती है, वही आपको सब बता देगी। यह कहकर सवाइन आग में अपने पति के साथ सती हो गई। अब राजकुमार घोड़े में चढ़कर उसकी बहन की तलाश में जाता है। वह एक विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है और वहीं आराम करता है और यहीं एक औरत मिलती है जिसकी तलाश राजकुमार को थी। वह एक दिन का इंतज़ार करता है और फिर दूसरे दिन वह औरत फिर पानी भरने को आती है। वह अपनी सारी बात उस औरत को कहता है और कहता है कि हम आपको 3 महीने से खोज रहे हैं। इसके बाद औरत कहती है कि आप एक काम कीजिए, मैं एक फूल फेंकी हूँ और वह पानी में उफला हुआ है, उसे आप ला दीजिए। राजकुमार तैरता हुआ फूल के पास जाता है, परंतु वह फूल राजकुमार से और दूर चला जाता है और आखिरी में राजकुमार डूब जाता है और पाताल लोक में पहुंच जाता है। उस पाताल में 7 अप्सरा बहनें रहती थी, जिसमें एक गढ़ में सभी के लिए अलग अलग कमरे थे। जब सभी अप्सरा फूल खोजने गई थी तभी राजकुमार वहां घुसता है। वह देखता है कि सभी जगह सोने, चांदी, हीरे, मोती से सजा यह महल था। यह सभी को देखते छोटी अप्सरा के कमरे तक पहुँचते राजकुमार थक गया था, इसलिए वह वहाँ आराम कर लेता है। वहाँ के खाने के सामानों को भी खा लेता है। अप्सरा भी जब अपने कमरे में आती है तो कुछ खाने को भी नहीं होता है और सारा सामान बिखरा था। बिस्तर में एक राजकुमार सोया था जिस पर अप्सरा मोहित हो जाती है। राजकुमार उसी समय जगता है तो अप्सरा भी कहती है, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आए। आप इस पर्दे के पीछे छिपे रहिएगा जब तक मैं ना कहूँ, नहीं तो मेरी बहनें आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी। अप्सरा बताती है कि जब हम बहनें फूल तोड़ने आएंगे तब आप इस कमरे से बाहर निकल सकते हैं और घूम फिर भी सकते हैं। और यह भी कहती है कि आप पूरब, पश्चिम और उत्तर जा सकते हैं, परंतु दक्षिण दिशा नहीं जाना है। दूसरे दिन राजकुमार वही करता है जो अप्सरा कहती है। सभी दिशा में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। वह 3 दिनों तक 3 दिशा गया और चौथे दिन वह अप्सरा को बिना बताए दक्षिण दिशा में जाने की सोचता है। उसे लगता है जरूर वहाँ कुछ और अच्छा होगा। दक्षिण दिशा में वह सुबह जाता है और देखता है वहाँ हाथी सोने के सिक्कड़ में बंधे हुए हैं और एक हाथी खुलकर राजकुमार को सूंड से ऐसा फेंकता है कि वह वापस उसी तालाब में गिरता है जहाँ से वह पाताल गया था। अब राजकुमार को पछतावा हुआ। राजकुमार विलाप करने लगा कि हम क्यों दक्षिण दिशा गए। हम अब अपनी प्रिय अप्सरा के पास कैसे जाएं?
4 दिन बहुत सुख में रहे। अब हम अप्सरा के बिना कैसे रहेंगे। दूसरे दिन जब सवाइन की बहन आती है तो वह रोता हुआ सब बातों को बता देता है और कहता है कि हमें फिर से वहाँ पहुँचा दीजिए, नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे। सवाइन राजकुमार से कहती है कि जाइए घर और अपना बेटा को यहाँ लाइए। उसके बिना बल्ली के आप अप्सरा तक नहीं पहुँच सकते हैं और ना ही शादी कर सकते हैं। अब राजकुमार तुरंत घोड़े में बैठकर गांव जाता है और राजकुमारी को कहता है कि हमें घर की याद आ रही थी। हम फिर से एक बार परदेश जा रहे हैं और अपने साथ अपने बेटे को भी लेके जाएंगे। हमारा बेटा तभी तो आगे जाकर समझदार होगा और उसमें सूझबूझ की क्षमता होगी। यह कहकर राजकुमार राजकुमारी से इस बात के लिए मना लेता है और अपने साथ अपने बेटे को भी लेकर निकल पड़ता है। राजकुमार दोपहर में उसी पेड़ के नीचे आकर बैठता है और राजकुमारी खाने को जो सामान दी थी उसे खाकर वह वहीं आराम करने को कहता है। बेटा भी वहाँ सो जाता है, परंतु राजकुमार को नींद कहाँ लगने वाली थी। वह उस औरत को देखता रहता है और उसके आते ही कहता है कि मैं अपने बेटे के साथ आया हूँ। अब बताइए कि मैं उस अप्सरा के पास कैसे जाऊँगा। और औरत राजकुमार को अपने तलवार से अपने बेटे का सर काटने को कहती है और उस सर को मांगती है, तभी वह कुछ उपाय कर सकेगी। जिसके बाद राजकुमारी तलवार चलाने वाला ही होता है कि औरत तलवार पकड़ लेती है और कहती है, तिरिया के प्रेम में आकर सूद बूद खत्म हो जाता है, जैसे कि मेरी बहन साधु के प्रेम में खो गई थी और अपनी पति का सर काट बैठी। वैसे ही आप भी अपने बेटे को ले आए और सर काटने को भी तैयार हो गए। अब आप तिरिया चरित्र की विद्या सीख लिए, इसलिए अप्सरा को भूल जाइए और आप अपने बेटे के संग खुशी खुशी अपने घर चले जाइए।